अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अपनी ट्वीट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहते हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक भी उन्होंने गुज़श्ता दिनों ट्वीट्स की, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि आखिर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बरतानिया से क्यों नहीं भिजवाई जा रही हैं। बज़ाहिर इसकी एक ही वजह है कि बरतानिया में होने वाले टेस्ट जो हैं ये पाकिस्तान में किए गए मेडिकल टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बरतानवी डॉक्टर्स नवाज शरीफ को शदीद बीमार करार देने से हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये भी लिखा कि इसका एक मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत ने जो मेडिकल टेस्ट करवाए वो मशकूक थे। इन हालात में पंजाब हुकूमत को एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए जो महकमा सेहत, लेबॉर्ट्री और डॉक्टर साहिबान की शरीफ खानदान से मिली भगत के मामले का जायजा ले और जो हकायक हैं उनको आवाम के सामने रखा जाए। फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें भी आईं। किसी ने फवाद चौधरी के हक में बोला, कोई खिलाफ बोला। अभी उन्होंने रिसेंटली एक और ट्वीट किया और कहा है कि अदालत ने शहबाज शरीफ की गारंटी पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। अब जब नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे हैं तो पंजाब हुकूमत को अदालत में शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। फिर उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा था कि नवाज शरीफ के बाहर जाने से एहतजाब के अमल को ज़िक पहुंची है। अब सवाल ये उठता है कि ज़िक आखिर पहुंचाई किसने है, कौन इसका जिम्मेदार है जिसकी वजह से एहतजाब का जो प्रोसेस है वो मुतासर हो रहा है और सवालात जो हैं वो हुकूमत पर उठ रहे हैं। इसके अलावा वो शहबाज शरीफ के वापस ना आने पर नया अपोजिशन लीडर के चुनाव की भी वो बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब अपोजिशन के अलावा अपनी ही हुकूमत के बाज़ अरकान से मुतालिक ट्वीट्स पर भी खबरों में रहे। जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बार कहा कि मसला पंजाब हुकूमत का नहीं है, ये वसाइल की तकसीम का है। वज़ीर आला तो खुद को बादशाह समझते हैं, ये अवामी मफाद के खिलाफ है। वज़ीर आला के पास अवाबदीती फंड आर्टिकल 148 की खिलाफ वर्जी है। चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी एक ट्वीट की थी कि इस साल रमज़ानुल मुबारक का चांद 24 अप्रैल को देखा जा सकेगा और मुल्क भर में पहला रोज़ा 25 अप्रैल को होगा। इस हवाले से खबर यह भी है कि कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने चांद की रोयत से मुतालिक इजलास कल यानी जुमेरात को तलब किया है। ये इजलास जिसमें वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की साइंटिफिक कमेटी शुरका को ब्रीफिंग देगी। इस सिलसिले में दिलचस्प बात यह है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ साथ मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई को भी इस इजलास में मदऊ किया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस बार पूरे मुल्क में रमज़ानुल मुबारक एक ही दिन शुरू होने जा रहा है और फिर क्या ईद उल फितर भी एक ही रोज़ जो है वो होगी। ये कुछ अहम मामलात हैं इस हुकूमत के लिए, मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हैं मैं बात करूंगी। मैंने प्रोग्राम में बुलाया आज अपने ख़ास मेहमान वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आपका। जैसे मैंने पहले कहा, बड़ी ट्वीट्स करते रहते हैं और बड़ा ख़बरों में रहने का आपको जो है ना वो पता है कि कैसे आपने ख़बरों में रहना है। इस वक्त फवाद लग रहा है कि हुकूमत के लिए एक जो बड़ा चैलेंज है वो है नवाज शरीफ को वापस लेकर आना। बरतानी में हुकूमत को ख़त भी लिख दिया है। अब वो हुकूमत जिसने अपने ताई बड़ी इन्वेस्टिगेशन कराई, कराची से डॉक्टर शम्सी को बुलाया, शौकत खानम के डॉक्टर फैसल जो CEO हैं उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सब ने रिपोर्ट्स में कहा नहीं बड़े क्रिटिकल हैं, बीमार हैं। इवन के जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उन्होंने भी। अब आखिर क्या डाउट्स हैं कि वो बीमार नहीं है, मामू बना के चले गए, बेवकूफ़ बना के चले गए? क्या डाउट्स क्या हैं अब आप लोगों के कि इतनी बेचैनी पड़ गई है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, बुलाएं किसी तरीके से? नहीं, पहली बात तो ये है जिस तरह से आपने आगे बात की है और कि नवाज शरीफ साहब के इस तरह से बाहर जाने से जो एहतसाब का अमल है उस पर बड़ी जद पड़ी है। और अभी आपने जिस तरह से कहा कि आपने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, देखिए हमने पूरा इलेक्शन इस कैंपेन इसके ऊपर लड़ा है कि एहतसाब होना चाहिए और नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान पाकिस्तान का अरबा रुपया जो है वो उन्होंने रिश्वत के ज़रिए लिया फिर बाहर भेजा। अब अगर हम इसी अपने जो बुनियादी और मरकज़ी हमारा थीम था इलेक्शन कैंपेन का उसको ही हम पूरा ना कर सकें तो फिर जाहिर है कि आप भी तनकीद करेंगे, लोग भी तनकीद करेंगे। अब ये जो सारा इस वक्त मामला है ये सिर्फ हुकूमत का चैलेंज नहीं है, निज़ाम का चैलेंज है। हुकूमत ने जब वफाकी काबीना ने उनको इजाज़त दी थी ECL से तो हमने जो रकम, जो आपको याद होगा कि जो अदालतों की तरफ से उनको सजा हुई थी उसके बराबर की रकम जो है उसकी श्योरिटी बॉन्ड हमने मांगा था। अदालत ने उसको श्योरिटी बॉन्ड को तब्दील कर दिया शहबाज शरीफ साहब की गारंटी से। अब शहबाज शरीफ साहब की गारंटी ये थी कि मैं 4 हफ्तों में वापस लेके आऊंगा नवाज शरीफ साहब को। अब ना शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं ना नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। जब आप कहते हैं कि वापस आए तो वो भी कह देते हैं मैं बीमार हूं, दूसरे से पूछें वो भी बीमार हैं, इसहाक डार से पूछें वो भी बीमार हैं,
तो यानी कोई सेहतमंद आदमी नहीं है। ठीक है, बयानिया है, आप लोगों का एक नारा था, ठीक है, उसको जरूर पूरा होना चाहिए, जिस नारे को, बयानिए को लेकर आप लोग चले, लेकिन बीमारी को तो बीच में ना लाएं। पहले इस अपने तक ये इन्वेस्टिगेशन तो करवा लें कि वो बीमार बरतानिया में है भी या नहीं है। अगर फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर वही जो है ना, वो एक इमरजेंसी जो है की सूरत हाल मच जाएगी, बीमार हैं, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? पहले ये उनकी बीमारी को तो चेक करवा लें, काउंटर चेक तो करवा लें, बीमार है भी कि नहीं है कि नहीं। तो यही तो बात की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जो 4 मौके दिए हैं शरीफ फैमिली को, उसमें यही कहा है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं बरतानिया की वो शेयर की जाए। अब वो शेयर नहीं हुई। और जो आपको याद होगा कि यहाँ पर जो लाहौर में रिपोर्ट्स थी वो तो पहले ट्विटर के ऊपर शेयर होती थी, फिर उसके बाद मीडिया उस पर तबसरे करता था और फिर जाके अथॉरिटीज को मिलती थी। वैसे वहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट की प्राइवेसी का खास ख्याल रखते हैं फवाद, वो ऐसे इतनी रिपोर्ट्स इतनी पब्लिकली आम नहीं करते हैं बरतानिया के डॉक्टर्स। तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स तो आम नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ आम कर रही थी, हाँ। उनकी फैमिली आम कर रही थी और बता रही थी कि वो बड़े सीरियस हैं, और इसीलिए आपने, मैंने और जितने भी लोग समझते हैं, और जिस तरह से आपने कहा बीमारी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बीमारी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं की और उनको बाहर भेज दिया। अब सवाल ये है कि अब जो रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स जो हैं, अगर वो इतनी ख़राब थी तो बरतानिया से रिपोर्ट्स भेजने में या मीडिया से शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? रात को डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वादा किया कि वो नदीम मलिक साहब को भिजवा देंगे रिपोर्ट्स, और आज तक उन्होंने नहीं भिजवाई। अब मैं कहता हूँ शाजिया को भिजवा दें। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, फवाद चौधरी मेरे साथ हैं, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद, आपने कहा था कि पंजाब हुकूमत ने जो मेडिकल टेस्ट करवाए मशकूक थे, इन हालात में पंजाब हुकूमत को एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए जो महकमा सेहत लेबॉर्ट्री डॉक्टर साहिबान की शरीफ खानदान से जो मिली भगत है, इसको जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कराई जाए, पूरी जो हकायक सामने आने चाहिए। किसने की मिली भगत? पंजाब के मेडिकल बोर्ड ने या उन डॉक्टर्स ने जिनको आप लोगों ने लगाया था? देखो, इंक्वायरी, ये चीज तो इंक्वायरी में पता चलेगी ना, लेकिन एक बात तो तय है कि 2 हिस्से हैं। एक है कि देखिए, मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं उसको लेबॉर्ट्री रिपोर्ट दिखाता हूं, अब डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखेगा, कहेगा मेरी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, वो उसके मुताबिक दवाई लिख के दे देगा। हाँ। अब असल प्रॉब्लम यह है कि जो रिपोर्ट डॉक्टर देख रहा है वो सही है कि नहीं है। आपने मसलन डॉक्टर फैसल का नाम लिया, डॉक्टर यास्मीन का नाम लिया, बाकी सब ये सारे डॉक्टर्स हैं। हाँ। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स के ऊपर अपना एक ओपिनियन कायम करते हैं, जो रिपोर्ट्स उनको पेश की जाती हैं। अब एक डॉक्टर तफसीर थे, मुझे लगता है 92 के ऊपर ही उनका ये चला था या किसी टीवी पे चला था, डॉक्टर तफसीर थे सर्विसेज हॉस्पिटल के, उनका एक बड़ा बयान चला था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने तो अपने टेस्ट कभी कराए ही नहीं है और यहाँ से जो है उनकी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, और अब बरतानवी जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही, लिहाजा वो जो डॉक्टर तफसीर का बयान बन नहीं सकता, उसकी बड़ी अहमियत हो गई है। अब ये तो अब देखो, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये को पहला वाकया नहीं है कि जहां पे ऐसा हो रहा है। आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब ने रिपोर्ट बनवा ली थी यहाँ से कि वो दिमागी तौर के ऊपर ठीक नहीं है, डिमेंशिया है उनको। हाँ। और बाद में जब सदर बनने के लिए कागज जमा कराए उन्होंने, तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया कि ये तो खुद क्लेम कर चुके हैं कि ये डिमेंशिया के मरीज हैं, ये तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। उन्होंने फिर केस कंटेस्ट किया कि नहीं, जो रिपोर्ट्स मैंने सबमिट करवाई थी वो गलत थी। तो ये तो पाकिस्तान में तो हर चीज ही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए पंजाब हुकूमत को दरखास्त, पंजाब हुकूमत को सारे मशवरे फवाद क्यों देता है? फवाद की तरफ से क्यों मशवरे आते हैं? खुद जो नहीं कुछ कर रहे पंजाब में आ जाओ फिर। नहीं, देखिए मसला ये है कि मैंने तो ये इसलिए कहा है कि लीगली पोजीशन आप देखिए ना, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपना ये मामला किया कि जो शहबाज शरीफ साहब का एक एफिडेविट आया और उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी होगी, बयान हल्फी आया उनको वापस लाने की।
अब अगर वो अपने बयान हल्फी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और अगर बयान हल्फे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आर्टिकल 63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन पे सॉर्ट करनी चाहिए उनकी। तो वो मैं उनको कहता हूं कि उनको करनी चाहिए। फवाद, ऑपोजिशन रहनुमा एक एक करके अब जो है ना वो रिहा हो रहे हैं, इससे भी तो आप लोगों का जो एक बयानिया एहतसाब का करप्शन के पैसे निकलवाने हैं, उसको इस बयानिया को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये लोग तो बाहर ही है ना, ये लोग तो बाहर नहीं गए ना, नवाज शरीफ बाहर गए ना इलाज के लिए। तो ये फिर किसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? नैब की प्रोसिक्यूशन जो है ना वो वीक है, केसेस स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं, बना नहीं पा रही है नैब, सबूत नहीं है, पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में सबूत ढूंढे जाते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई वीकनेस है ना, कमजोरी है ना किसी इदारे की। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, जब ये लोग पकड़े जाते हैं, उसका जो हुकूमत का प्रॉब्लम हमारी बड़ी इसमें कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम यह है, 2-3 बातें आप जहन में रखिए। नैब का इदारा हमारा बनाया हुआ नहीं है, चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक उसमें कोई अपॉइंटमेंट हमारी नहीं है, प्रोसिक्यूशन की कोई अपॉइंटमेंट हमारी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की केस भी कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये तमाम मुकदमे जिनमें ये लोग अंदर गए और फिर बाहर आए, ये हमसे पहले के बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब वो नैब पकड़ता है तो इल्जाम लगता है गवर्नमेंट के ऊपर, जब छूटता है तो इल्जाम लगता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिससे ऊपर हमारा एक कह लीजिए कि कैश 22 है गवर्नमेंट के लिए, हमारा लेना देना है कुछ नहीं है, और सारा ब्लेम जो है वो हुकूमत के ऊपर आता है। और इसीलिए मैं पहले दिन से लेकिन देखे ना, जो नैब ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए हैं, लोग इसी का भी तो फायदा उठा रहे हैं ना फवाद। बड़े लोग जो है ना वो दरखास्तें लेके जा रहे हैं अदालतों में, फायदा उठा रहे हैं इसका। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक बहुत ताकतवर जो ब्यूरोक्रेटिक माफिया है, उन्होंने ऑर्डिनेंस जो है वो हुआ, उसके नतीजे में आपके वजीर कानून शामिल, बड़े बड़े मुल्ज़मान हैं उनको तो शामिल, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने थोड़ी ना किया है। नहीं, एक माहौल बन गया था, माहौल है, अब भी माहौल है, नैब के खिलाफ है काफ़ी माहौल, और नैब ने काफ़ी, मैं समझता हूँ, जो अच्छे काम भी किए हैं वो भी इस माहौल में आप समझिए कि उनके खिलाफ जो हैं वो जा रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ जावेद इकबाल साहब ने आके नैब को बड़ा इफेक्टिव किया था। इतने बड़े बड़े लोग कभी जेलों में नहीं गए जितना ये जावेद इकबाल साहब के दौर में लोग जो हैं वो जेलों में गए। ये अनफॉर्चुनेट है कि नैब ने अपना फैलाव बहुत बढ़ा लिया। वो फोकस करते 10, 15, 20 केसेस पे फोकस करते ना तो वो भी कामयाब हो जाते और फिर एक मिसाल सेट हो जाती। नैब ने गलत ये किया कि उन्होंने अपना नेट, इतना उनकी कैपेसिटी थी नहीं, ना इन्वेस्टिगेशन की ना प्रोसिक्यूशन की, उसके नतीजे में उनकी तवज्जो जो है वो केसेस पे रही नहीं और लोग जो हैं वो बाहर आना शुरू हो गए। वो फोकस एहतसाब करते, जो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली बड़े शुबह से कह रहे थे कि आप इस तरह से इतना बड़ा करेंगे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, आप बड़े लोगों को पहले पकड़ें ताकि नीचे लोग तो खुद ही उससे सबक सीखेंगे। वो नैब ने गलती की, मैं समझता हूँ। ऑर्डिनेंस लाकर भी हुई जिसका आज सब लोग उठा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं जमानते ले रहे हैं। आज ये रियलाइजेशन है हुकूमत में? अभी तो ऑर्डिनेंस है, कल को कानून भी बनना है ना। हाँ, देखिए, वो मैं समझता हूँ कि उस पर जो है वो रिजर्वेशंस जो हैं वो हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अब कानून बनना है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो एहतसाब का एक अमल ऐसा बनाए कि जिसमें गलत बंदा पकड़ा ना जाए और सही बंदा जो है वो फिर बाहर ना निकले। ठीक है। अच्छा, एक ही दिन पहला रोजा होने जा रहा है इस बार पूरे मुल्क में। ईद एक दिन होगी, रोजा एक दिन होगा। ये तो देखिए, ये तो डिपेंड करता है। अगर आप, ये तो कौम ने फैसला करना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना है या फिर आपने जो है वो मौलाना साहिबान पे करना है। मौलाना साहिबान तो नमाज के ऊपर जो है वो एक वक्त के ऊपर और नहीं आते, एक इमाम के पीछे नहीं आते, तो उन्होंने बाकी की चीज़ों के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है कि वो कोई कंसेंसस क्रिएट कर सके। बहरहाल, अगर आपने एक ईद करनी है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना पड़ेगा। नहीं करनी तो आपकी मर्जी है। इजलास में आप जा रहे हैं, जाहिर है, तो आप सजेशंस देंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये तो हमने बुलाया है दोनों सेनेट की रिलीजियस अफेयर्स कमेटी को, नेशनल असम्बली को, और जो अपना वज़रा साहिबान हैं उनको हमने बुलाया है। और हम सिर्फ उनको ये बता रहे हैं कि ये जब हम कहते हैं कि चांद टेक्नोलॉजी से देखा जा सकता है तो उसका मतलब क्या है।
और ये हम 7 जगह के ऊपर, देखिए हमारे लिए जो बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की सरहद हमारे लिए मुकद्दस है। इन सरहदों के अंदर जब चांद नजर आता है, सरहद के अंदर चांद नजर आता है, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। अगर ये अफगानिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, मलेशिया में, वो हमारा कंसर्न नहीं है। आप सरहद के अंदर नजर आएगा, हम कहेंगे चांद। और 7 जगह के ऊपर हम मॉनिटर कर रहे हैं चांद को, जो पाकिस्तान की जो सारी, हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं, जिस दिन सऊदी अरब में रोजा होगा एक दिन बाद हमारे यहाँ होगा। हम देखते आ रहे हैं सऊदी अरब में ईद होगी, एक दिन बाद हमारे यहाँ ईद होगी। हमें तो बचपन से यही देखा है, यही सुना है और यही देखा है। हाँ, वो तो हम बेसिकली देखो ना, वो तो तुक्के की बात है ना, तुक्का है ना, कि लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ना से। हम तो जो कैलेंडर है जो हमने दिया है वो साइंटिफिक फॉर्मूला के ऊपर मबनी है, वो अकल के ऊपर मबनी है और फ्यूचर के ऊपर मबनी है। और हम समझते हैं कि अगर आपने वाकईतन एक ईद करनी है तो फिर आपको साइंस टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए। इसीलिए हमने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी दावत दी है, मौलाना पोपलजी साहब को भी दावत दी है कि आप आइए, सिर्फ देख लीजिए कि ये हम क्यों कह रहे हैं इतनी सर्टिनिटी से कि 24 अप्रैल को चांद नजर आ जाएगा, 25 को पहला रोजा होगा। हम कह क्यों रहे हैं? आप आइए, पहले निजाम देखिए, नहीं पसंद आएगा तो फिर जाहिर है कुछ जबर थोड़ा ही है, ये किसी को जबरदस्ती तो नहीं करवाई जा सकती, वो तो अपनी मर्जी है, जिसने करनी है करेगा, जिसने नहीं करनी नहीं करेगा। सही। फवाद, जाति के मुजरिमान को सरेआम फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत लिखा जा चुका है। देखिए बात यह है कि सोसाइटी जो है ना, हमारी जो भी इंसान जो है वो एक कंपैटिबल होता है। हमने हमेशा ये देखा है, मैं तो ये पहली बात तो मैं ये कर रहा हूं कि हम प्रिवेंशन के ऊपर तो यहाँ बात ही कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान में। मुझे आप बताइए कि सबसे ज्यादा जो शिकायत आई हैं बच्चों की, वो अपने जो मजहबी इदारे हैं उनसे आई हैं। एक भी मजहबी जमात ने अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। जब ये चर्च में मामला आया था, जब ये सबसे पहले यूरोप के अंदर ये मामला जो है वो चर्च में आया था, वेटिकन ने उसके ऊपर नोटिस दिया और तमाम तवज्जो दी उन्होंने इस मामले के ऊपर कि हमारे यहाँ कोई इस प्रिवेंशन के ऊपर बात ही नहीं करता। हर बंदा समझता है कि फांसी लगा देंगे बाहर तो ये जातियां रुक जाएंगी। ये जैनब के केस में इन्होंने कहा फांसी लगा देंगे, रख जाएगा, 14 दिन के अंदर फांसी लग गई, उसके बाद केसेस बढ़ गए। अब आप मुझे बताएं कि इसी तरीके से नहीं, सरेआम फांसी का भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मिसाल के तौर के ऊपर जो सऊदी अरेबिया है वहां पे मंशियात के केसेस में सरेआम फांसी लगती है। 2014 में सबसे ज्यादा फांसियां लगी, 2015 में केसेस बढ़ गए। इसी तरह 3 मुल्क जो हैं वो सबसे ज्यादा फांसियां लगाते हैं आपको दुनिया में, मैं आपको बता दूं, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो डेथ रो के ऊपर लोग हैं वो ईरान और चीन से भी ज्यादा हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये एक जो हमारी गलत फहमी है ना कि ये फांसी लगने से या सरेआम फांसी लगने से को पता नहीं क्या जो है वो हर चीज रुक जाएगी, ऐसे होते ही नहीं है। ना तो कोई बंदा एविडेंस के ऊपर देखता है, ना कोई, फिर रुक भी तो वैसे भी तो नहीं रुक रहे ना। जिस तरह से बाकी दुनिया नहीं, जिस तरह से बाकी दुनिया में रुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहां ये कौन जाति होती किसके साथ है, गरीब तरीन बच्चों के साथ होती है, और जो उन बच्चों के साथ होती है जिनको आप समझिए कि उस तरह की केयर नहीं मिलती जो आम जो बाकी जो बच्चे जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। उन बच्चों को जो रियासत है उसका काम है उन बच्चों का माँ बाप बन के उनको पाले, उनका ख्याल करे। जिस तरह से तरक्की याफ्ता दुनिया ने इसके ऊपर जो प्रिवेंशंस की हैं, जो रोका है, वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा। जो इस तरह के जो हमारे गरीब बच्चों के स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, वहाँ पे अंदर कैमरे लगने चाहिए। उनकी जो उनका जो निज़ाम है उसको जो है वो मॉनिटर करना चाहिए। जो हमारे सोशल वेलफेयर के इदारे हैं उनको इफेक्टिव करना चाहिए। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों ने करना है ना, सब एक निज़ाम है जो कि हमें अपनाना हुकूमत को मशवरे दें। ये सब बिल्कुल हम नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी ये चाइल्ड प्रोटेक्शन देखिए, मैं आई मस्ट से डॉक्टर मज़ारी इज डूइंग अ लॉट। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इसके ऊपर बहुत तवज्जो दी है। आई हैव ऑल प्रेज फॉर हर। आई होप कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी डॉक्टर शीरी मज़ारी के नक्शे कदम के ऊपर चले और कम से कम उनको बुला के सीख लें कि वो क्या कर रही हैं और फिर अपने प्रोविंसेस में वो चीज़ अप्लाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ की हाई कमिश्नर ने मतनाज़े शहरियत कानून के ख़िलाफ़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त गुजार जो चिली की सदर भी रह चुकी हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि कानून में एक मज़हब से रवा रखी तफरीक बिल्कुल गलत है। भारतीय अदालत जो है ये आलमी इक़दार के मुताबिक इस कानून पर नज़रसानी करे। भारत के वज़ारत ख़ारजा ने इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा है कि शहरियत कानून भारत का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की को हमारी मकामी अदालत में दरख्वास्त देकर इस मामले में मदाखलत का बिल्कुल हक नहीं है। दूसरी तरफ बरतानिया की पार्लियामेंट में भारतीय मुसलमानों के अबतर हालात ज़ेर बहस आए। लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का यह कहना था कि भारत की हुकूमत मुसलमानों को शहरियत कानून के तहत निशाना बना रही है। पुलिस ने फसादियों को उकसाया और मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुत्व के हामियों को कार्रवाई करने की इजाज़त दी गई। हालिया वाक़यात ने 1984 में सिखों की नस्ल कुशी की तल्ख यादों को ताज़ा कर दिया है। नई दिल्ली की सूरत हाल अब यह है कि फसादात से मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ अब भी खौफ और दहशत के साए हैं। गिरफ्तारियाँ अब भी की जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक फसादात में 287 मकानों, 327 दुकानों और 500 गाड़ियों को नजर आतिश किया जा चुका है। 4 मसाजिद को शहीद किया गया है। 5 गोदामों, 3 फैक्ट्रियों और 4 स्कूलों को आग लगाई गई। दूसरी तरफ यह भी हैरानकुन है कि भारत के वज़ीर आज़म मोदी ने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी पैदा करने में अहम किरदार अदा करने को कहा है। यानी जो खुद भारत को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है और शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है, वो किस मुंह से मजहबी हम आहंगी की बात कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के डेमोक्रेट रुकन ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली नाकाबिल कबूल है। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया ने खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए तो भारत के फंड्स और असलहा रोकने जैसे ये इक़दाम किए जा सकते हैं। सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्तकिल मंदूम अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर अकरम साहब, ऑलरेडी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दरखास्तें दी जा चुकी हैं। जो हालिया दिल्ली फसादात हुए हैं, जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म वहाँ पर किया जा रहा है, क्या ये बेहतर नहीं था कि ये इशू जो है सिक्योरिटी काउंसिल में रेज किया जाता, यूएन के अंदर ही ये मसला उठाया जाता? यूएन काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स है, सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाना चाहिए था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इसकी लीगली क्या हैसियत है? आपको लगता है कि कोई गैर मुल्की जो है वो किसी दूसरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस तरह एप्लीकेशन दे सकता है, दरख्वास्त दायर कर सकता है? ये देखिए, जो ह्यूमन राइट्स की जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर तो अंदरूनी मामलात हैं मुल्कों के, पर ये इस वक्त जो हो रहा है हिंदुस्तान में उस पे बहुत इंटरनेशनल कंसर्न है। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास इस वक्त हो रहा है जिनीवा में, और वहाँ से काफ़ी इस पे गौर हो रही है कि ये हिंदुस्तान में हो रहा क्या है। ये मौजूदा जो हालात हैं, ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ जनरल असेंबली में जिक्र किया था कि जो कश्मीर के साथ हो रहा है वो एक पहला कदम है ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, और इसके बाद हमें और कदम लेने हैं जो इस्लाम की जो लेगेसी है इंडिया को, उसको ख़त्म करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने ज़्यादती करने के लिए। तो ये तो हमने दुनिया को बताया था। ये ह्यूमन राइट्स की इश्यूज हैं, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पहले जाते हैं, और जब वहाँ से अगर कंसर्न होता है तो फिर वो शायद आ सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। जब एक थ्रेट टू पीस और सिक्योरिटी बन जाती है तो फिर आ सकते हैं, पर फिलहाल ये मामला अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में गौर इस पे हो रहा है। तो इस बात के इम्कानात हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में करार भी पास हो सकती है कि हम एक डेलीगेशन भिजवाना चाहते हैं जो जाकर देखे कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में भी जाना चाहते थे लेकिन इजाज़त नहीं दी गई वहाँ पर जाने की। तो इस बात के इम्कानात हैं? ये इस पे ऐसा है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत कॉशियसली और समझ के इस पे पोजीशन लेनी है, क्योंकि ये जो मसला है अंदरूनी मसला है हिंदुस्तान का, वो खुद अपने आप के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, अपने खुद के सिटीजन्स के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, जो दिल्ली में जैसे हुआ है।
और इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने गौर किया है और हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपने खुद के तहत एट हर ओन इनिशिएटिव इन्होंने ये वहाँ केस में पिटीशन डाली है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें पाकिस्तान को इस प्रोसेस को जाने देना चाहिए। हमें इसमें हमारी लीगल स्टैंडिंग नहीं होती है एक्सेप्ट कि जब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर गौर करना शुरू हो जाए तो फिर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक हक बन जाता है। पर इस वक्त हमें हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जो किया है उस प्रोसेस को हम वेलकम करते हैं, पर वो प्रोसेस उसका खुद का है। लेकिन ये बात भी किसी से मुनीर अकरम साहब ढकी नहीं है कि मगरबी ममालिक के इंटरनेशनल कम्युनिटी के अपने मफादात हैं भारत के साथ। अब मकबूजा कश्मीर पर भी आप देख लें, सिवाय मजम्मत करने के कोई भी मुल्क भारत से बात नहीं कर सका। इवन कि अमेरिका उस तरीके से नरेंद्र मोदी से बात नहीं कर सका। मगरबी ममालिक क्या वजह है कि सिवाय कंडेम करने के, मजम्मत करने के, भारत के साथ खुलकर बात नहीं कर सकते कि आप मुसलमानों के साथ, चाहे कश्मीर हो चाहे भारत हो, आप क्यों इतना जुल्म और तशद्दुद जो है ना वो बर्बरियत मचाई हुई है? आप भी समझते हैं कि मगरबी दुनिया के मफादात आड़े आ जाते हैं? जी देखिए, वो मफादात तो हैं और जो इकोनॉमिक कमर्शियल इंटरेस्ट सब मुल्क के होते हैं और हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है जैसे हमने पहले कहा है। पर ये सही नहीं है कि किसने कुछ उनसे कहा नहीं है। कश्मीर के ऊपर प्रेशर आया है और इस वजह से ये जो फेक टूरिज्म डिप्लोमेट्स को ले जाते हैं और दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जो नाटक हो रहा है ये सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर आया है कश्मीर के ऊपर। और जो अभी जो अंदरूनी ये सिटीजनशिप के हालात जो हुए हैं, दिल्ली राइट्स हुए हैं, उसमें जाहिर है कि दुनिया के जो मुल्क हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने रेज किया है हिंदुस्तान के साथ। क्या आप कि ये कंसर्न ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इवन इफ पब्लिकली नहीं रेज करते हैं तो डिप्लोमेटिकली, बायलैटरली एक मसला उनके साथ रेज हो रहा है और प्रेशर है उनके ऊपर। बड़ा मुल्क है, वो एरोगेंट है और ये जो हुकूमत है मोदी साहब की, इट्स आइडियोलॉजिकल और एक किस्म की फैशिस्ट गवर्नमेंट है जो रिस्पॉन्ड नहीं करती है इस ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशंस और एक्विटी के कंसिडरेशंस को। वो हम समझते हैं, पर इनके ऊपर अभी प्रेशर डाल रहा है। हिंदुस्तान का नाम बदनाम हुआ है और ये प्रेशर वो जारी रहेगा क्योंकि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको हाथ में ले लिया। ये हमने नहीं किया है। ये रेफरेंस जो इंडिया में हुआ है ये हमने नहीं किया, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया है। सही, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, अफगानिस्तान में जारी 19 साला खूनी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से अफगान अमन मुआहदा हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मुआहदे से दस्तबरदारी और इसकी खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई, जिससे ये मुआहदा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल एक बार फिर से अफगानिस्तान मैदान जंग बन गया जब तालिबान ने अफगान फोर्सेस पर हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अफवाज ने तालिबान पर फजाई हमले किए। तालिबान के हमलों में 20 से ज़ायद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जान की बाजी हार गए, जबकि मुआहदे के बाद ये अमरीका की जानिब से अफगान तालिबान पर पहला हमला था। इस हमले की वजाहत देते हुए अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि तालिबान अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पॉइंट्स पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और ये उन हमलों को रोकने के लिए दिफाई हमला था। जबकि तालिबान का इस पर यह मौक़िफ़ है कि अमेरिका तालिबान मुआहदे के मुताबिक तालिबान गैर मुल्की फोर्सेस पर हमले नहीं करेंगे, ताहम हमारे ऑपरेशंस काबुल इंतजामिया की फोर्सेस के खिलाफ जारी हैं। मुआहदे के बाद अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो झड़पें हैं ये दोबारा से शुरू हो गई हैं, जो कि अगले हफ्ते मुनक्किद होने वाले अफगान इंट्रा मुज़ाकरात पर सवालिया निशान है। जबकि कैदियों के तबादले पर तनाज़े ने और सवालात खड़े कर दिए हैं कि काबुल और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। क्या अफगान अमन मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? जबकि ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी अहम रोल प्ले कर रहा है। क्या पाकिस्तान इस
इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि बहुत सी क़ुव्वतें आज भी अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती हैं। मुआहदे के बाद अमरीका अफगानिस्तान के मामले में मदाखलत नहीं करेगा। सवाल ये है कि इस मुआहदे में अफगान हुकूमत बराह रास्त फरीक नहीं है। क्या अमरीका ने अफगान हुकूमत को मुआहदे से कबल एतमाद में नहीं लिया था, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तालिबान रहनुमा मुल्ला ब्रादर से टेलीफोनिक उनसे बातचीत भी हुई है, जिसकी तस्दीक वाइट हाउस ने की है। और ये कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर ने तालिबान पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जोर दिया है। सवाल यह है कि अफगान मुआहदे पर अमल जो है, अब इसकी पासदारी ये है कितना मुश्किल काम बन चुका है इस सारी एपिसोड के बाद। इस पर मैं बात करूंगी साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, जैसे कि मैंने बात किया कि हाल ही में होने वाला जो मुआहदा, इसको अब दो बड़े धचके लगे हैं। एक, जब अफगान सदर ने तालिबान कैदियों की रिहाई से इनकार किया और कहा कि काबुल इंतजामिया की ये सवाबदीद है, अमेरिका को फैसला करने का इख्तियार नहीं है, ना ही उसने हमें इस बारे में एतमाद में लिया है। दूसरा, जब अफगान फोर्सेस पर तालिबान ने हमले किए, तो ये जो आप पीस प्रोसेस जो एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था, अमन मुआहदा भी हो गया, या आपको लग रहा है कि अब ये खटाई में पड़ जाएगा, फिर से मामला जो है ना, चीज़ें बिल्कुल पीछे चली जाएंगी? इसका इम्कान बिल्कुल मौजूद है। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि जो मुआहदा दोहा में हुआ, वो उसका टेक्स्ट मुसविदा कुछ और था। जो मार्क एस्पर जो वज़ीर दिफा हैं, वो जो काबुल गए और अशरफ गनी के साथ मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, उसकी लैंग्वेज कुछ और है। दोहा के मुआहदे में साफ लिखा गया है कि 10 मार्च तक कैदियों का तबादला होगा। काबुल की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी। अब या तो उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की कि काबुल का जो एलानिया है और दोहा का जो एलामिया है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है, कोऑर्डिनेशन नहीं की। दूसरी बात यह है कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब 14 महीनों 15 महीनों तक मुसलसल हर सेशन से पहले और बाद में अशरफ गनी साहब को एतमाद में लेते रहे, उनको बताते रहे कि क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है, क्या कुछ होने वाला है, कि किन किन निकात पर इत्तेफाक हुआ है, किन पर इत्तेफाक नहीं हो सका। तो उसके बाद तो ये एज्यूम हम करेंगे कि जो कैदियों की बात थी उस पर भी उनको एतमाद में लिया गया। तो फिर अशरफ गनी साहब कैसे कहते हैं कि कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरी बात, तालिबान का एग्रीमेंट जो है वो अमेरिकन के साथ है और अफगान गवर्नमेंट के साथ नहीं है। तो तालिबान का एग्रीमेंट जो अमेरिकन के साथ है, तो अब अमेरिकन की जिम्मेवारी है, अब अमरीकियों की जिम्मेवारी है कि उस मुआहदे पे वो अमल दरामद करवाए। ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है उसूलन भी और कानूनन भी, क्योंकि मुआहदा उनके साथ हुआ है। तो मामलात तो अब मैं समझता हूँ कि अशरफ गनी के रवैये के बाद शायद उन्होंने ये इसलिए किया कि उनकी अपनी साख को खतरा था, क्योंकि सारा क्रेडिट फिर अमेरिकन को जाता कि उन्होंने कैदी छुड़वा लिए हैं, अशरफ गनी के खाते में कुछ नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इंटर अफगान डायलॉग शुरू न हो, और छोड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे। देखिए रुस्तम शाह साहब, मुआहदे पर दस्तखत होना और अमेरिका तरह से निकल जाना, ये कोई अमन की जमानत तो नहीं है ना। जब तालिबान ये कहते हैं कि उनके जंगजू अमरीकी और गैर मुल्की फौजियों पर हमले नहीं करेंगे, सिर्फ हुकूमती फोर्सेस को निशाना बनाएंगे, कल को अमरीकी फौजी इनकलाब मुकम्मल अगर हो जाता है और उसके बाद यहाँ आपस में लड़ना इन्होंने शुरू, तालिबान लड़ेंगे अफगान फोर्सेस के साथ, एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी, तो ये कैसा पीस प्रोसेस है, ये कैसी अमन डील है कि अमेरिका तो यहाँ से निकल जाएगा, उनको तो फेस सेविंग मिल गई कि एक पीस डील के तहत वो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन अफगानिस्तान को किन हालात में वो छोड़कर जा रहे हैं, इसका किसी ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। ये मैं हैरान हूँ कि 15-16 महीनों की बातचीत में ये सारे नुकात, और हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए था कि सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो गई, ये सब कुछ हमारे सामने था। तो हमारी ये अजम्पशन थी, हमारा ये ख्याल था कि इन सब चीज़ों का अहाता कर लिया होगा और उनके लिए उन्होंने मैकेनिज्म बनाए होंगे और इंटर अफगान डायलॉग में इश्यूज उन्होंने फ्रेम किए होंगे और उन फ्रेम इश्यूज पे उन्होंने बात करनी होगी ताकि एक फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत हो सके ताकि वो कुछ नतीजा निकल आए। लेकिन लगता यह है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं किया गया और अब ये सारा मामला जो है हमें कटाई में नज़र आ रहा है। सिर्फ एक
मस्बत इशारा मिला है, और वो मस्बत इशारा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुल्ला बिरादर से बात की है, और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि पॉम्पियो साहब की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करें और उनको कैदियों के तबादले के जो शक है उन पर अमल दरामद करवाएं। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि इस वक्त भी इस सारी पीस प्रोसेस को बचाया जा सकता है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेस हो रहा और था, बात तभी यह है थे कि बहुत से अनासिर हैं जो इसको सबोटाज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत इस मुआहदे से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि भारत को ये इस बात का जाहिर है गुस्सा भी है, और वो खुश इसलिए भी नहीं है कि उसको कोई किरदार अदा नहीं दिया गया, पाकिस्तान को जिसका किरदार अदा किया गया, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया भी है, और जो भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये जो सारी एपिसोड हुई है, इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई साजिशी अंसर या एलिमेंट नजर आता है? ये जो एक बार फिर से ये जो जंगी सूरत हाल शुरू हुई है कल से। नहीं, देखिए, जो लोग सैबोटेज करेंगे वो अफगानिस्तान के अंदर होंगे, बाहर नहीं होंगे। हिंदुस्तान इस मायदे को कभी भी सैबोटेज नहीं करेगा। वजह उसकी ये है कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इस हुकूमत को कोई पजीराई नहीं, इस हुकूमत का कंट्रोल सिर्फ 40% एरिया पे है। अफगानिस्तान इंसर्जेंसी का शिकार है, उनकी अपनी जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में है। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कि अवाम की ख्वाहिशात को रिफ्लेक्ट भी करती हो, अमन भी डिलीवर कर सकती हो, स्टेबिलिटी भी ला सकती हो, और उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन भी दे सकती हो। हिंदुस्तान का मफाद इसी में है कि वहां पे एक स्टेबल हुकूमत आए, क्योंकि वो चाबहार के रास्ते उन्होंने जो तजारत शुरू की है वो भी दाव पर है। इसलिए ये कहना गलत है कि उस मायदे को सैबोटेज करेंगे। सैबोटेज अगर करेंगे तो अफगानिस्तान के वो लोग करेंगे जिनको नजर आता है कि इस मायदे के बाद अगर वहां पे मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत कायम हो जाती है तो उनके लिए उसमें कोई जगह नहीं होगी, वही लोग इसको सैबोटेज करेंगे। ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। ये मुआहदा जो है इसकी कामयाबी को इंश्योर करना है। अगर ये मुआहदा नाकाम हो गया तो फिर एक डिस्पॉन्डेंसी की सिचुएशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, वहां पे होपलेसनेस होगी, डिस्पेयर होगा, लोग अफगानिस्तान से हिजरत करने लगेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान आएंगे, ईरान जाएंगे, यूरोप जाएंगे, फिर तो और वार लॉर्ड्स इमर्ज हो जाएंगे, फिर तो खाली जंगी होगी जैसे पहली थी। तो वो सिनेरियो जो है वो तो ड्रेडफुल है, बड़ा फ्राइटनिंग है, बड़ा खौफनाक है, उससे तो बचना चाहिए। सारे अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो अमन चाहते हैं और वो कहते हैं कि जो भी आए लेकिन वो अमन डिलीवर करे। 40 साल के कॉन्फ्लिक्ट से वो तंग आ चुके हैं। इसलिए तालिबान पर भी अवाम का दबाव है, अमेरिका पर भी दबाव है, क्योंकि उनको अपनी इलेक्शन की पड़ी हुई है। सिर्फ जो रखने डाल रहे हैं वो चंद लोग हैं, चंद इंडिविजुअल्स हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत रुस्तम शाह महमद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल, नाज़रीन पूरी दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। मुआशी तौर पर जो हमें झटका लगा, इससे पाकिस्तान अभी तक संभल नहीं पा रहा है। पाक अफवाज की पेशावराना ऑपरेशंस की बदौलत पाकिस्तान आज अमन का गहवारा बना हुआ है, और दुनिया भी अब इस बात का एतराफ़ करने लगी है। ऐसा ही एक एतराफ़ CNN नामी आलमी जरीदे ने भी किया है, और एक रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2020 में पाकिस्तान आलमी सयाहतों की पहली और पसंदीदा मंजिल है। आलमी जरीदे में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में अमन और अमान की बेहतरी, आलमी रहनुमाओं के दौरे और बिलखुसूस बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद है। जबकि अमरीका, बरतानिया और फ्रांस समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान से मुतालिक अपने सफरी हिदायतनामों यानी ट्रैवल एडवाइजरी में चेंजिंग्स भी की हैं। गुज़श्ता चंद सालों में आलमी सतह पर पाकिस्तान के कुदरती हुस्न, बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिलों और तारीखी जो मकामात हैं, यहाँ पर सयाहों की तरजीह में बहुत ज़्यादा ऊपर आया है पाकिस्तान का ग्राफ, जिससे पाकिस्तान में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। एक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों और गैर मुल्की सयाहों की मजमूई तादाद में 700% इजाफा हुआ है। साल 2013 में पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 5,66,000 थी। 2014 में ये तादाद बढ़कर 9,65,000 हो गई, और बतदरीज इजाफे के बाद साल 2019 में 35 लाख
गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान का सफ़र किया। सिर्फ सयाहती वीज़े पर पाकिस्तान आने वालों के अगर आदाद शुमार को देखा जाए तो गुज़श्ता 3 सालों में इनकी तादाद 54,415 है। साल 2018 में गैर मुल्की सयाहों की तादाद 17,000 थी, जिसमें एक साल में 5,000 का इजाफा हुआ और साल 2019 में ये तादाद 22,000 तक पहुँच गई। सख्त ट्रैवल एडवाइजरी के बावजूद गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सयाह अमरीका और बरतानिया से ही आए हैं, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात जैसा कि वीज़ा पॉलिसी में नरमी, ऑनलाइन वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलियात से भी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने इससे फ़ायदा उठाया है। ऑनलाइन वीज़ा सबसे ज़्यादा सयाहों को जारी किए गए और इस दर्जे में 24,878 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 21,379 सयाहों को वीज़े जारी किए गए, जबकि 1,000 के करीब अभी इल्तवा में है। सिर्फ 1,260 वीज़ा दरखास्तों को मुस्तरद किया गया। ये एक बड़ी कामयाबी है यकीनन, लेकिन मुल्क में सयाहों की बतदरीज बढ़ती तादाद के बायस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनन बेहतर बनाने की फौरी ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान दुनिया भर की नज़रों में सयाहती मकाम के तौर पर उभर कर सामने आए और यकीनन इससे मुल्क को मुआशी तौर पर भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।